आज हम लोग खुला आकाश पूरक पठन करेंगे। देखो, इसके लेखक है कुंवर नारायण। इन्होंने गद्य संबंधी कुछ जानकारी दी है। प्रस्तुत डायरी विधा में कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए। मतलब ये क्या है ना, आप लोगों को देख के ही पता चल गया होगा। देखो, हर एक के नीचे उन्होंने डेट लिखी है, 10 मार्च 1998 बराबर। उसके बाद 10 मार्च, फिर 8 अगस्त 1998। मतलब हर दिन उनको क्या लगा समाज के बारे में, अपने बारे में, हम लोग समाज के बारे में क्या सोचते हैं, ये सब कुछ उन्होंने यहाँ पर लिखा है। इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए। हम लोग समाज को तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को तो बदल सकते हैं, ऐसा उन्होंने यहाँ पर बताया है। अभी देखो, पहले भाग में लिखा है अंदर की दुनिया। अंदर की दुनिया मतलब कौन सी दुनिया? तो हमारे भीतर की दुनिया, मतलब हम स्वयं कैसे है, ये हमको जानना चाहिए। देखो, हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। हम उनका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर देते हैं। मतलब उन्होंने ये कहा है कि हम लोग बहुत कुछ बाहर की दुनिया के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, लोगों को कैसा अच्छा लगता है उस तरह से खुद को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कभी ये सोचते हैं कि हमको अंदर से क्या चाहिए, कि हमें सच में ये काम अच्छा लग रहा है जो हम लोग कर रहे हैं? नहीं। और इसी तरह से लोगों के बारे में सोच सोच के खुद को क्या बना देते हैं? निर्जीव बना लेते हैं। यानी खुद में कुछ भी हम लोग क्या नहीं करते हैं, खुद को अच्छा बनाने का प्रयास करते नहीं हैं। आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में ही, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है, और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। देखो, हम लोग बाहर की लोगों का नेचर, समाज का नेचर नहीं बदल सकते, लेकिन अगर हमने खुद के लिए अच्छा सोचा और उसके तरह से हमने जीना सीखा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? समृद्ध जीवन जी सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? तो हम लोग स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थी से हम लोग दूसरों की सेवा भी कर सकते हैं। और इसीलिए हमें हमारे अंदर झांकना चाहिए कि हम कैसे हैं, हम जो ये काम कर रहे हैं सच में हमको अच्छा लग रहा है या नहीं। इसीलिए उसका उन्होंने क्या नाम दिया है? अंदर की दुनिया। मतलब हमको हमारे मन के हिसाब से जीने को आना चाहिए। ओके, मकान पर मकान मतलब क्या है? उन्होंने अभी सारे के सारे शहर की स्थिति का वर्णन किया है। देखो, जो हमारे आजू बाजू में है, जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है, लेकिन दिखाई नहीं देता, बराबर ना? हमारे घर से हमको तुरंत आसमान दिखाई देता है, खुला नहीं। उस गली में पेड़ भी नहीं है, न पेड़ लगाने की गुंजाइश है। गुंजाइश मतलब आशा। पेड़ तो है ही नहीं, और कहाँ पर लगाए ये भी समझ में नहीं आता है। मकान ही मकान है, इतने मकान की लगता है, मकान पर मकान लदे है। मकान पर मकान लदे मतलब एक बिल्डिंग खत्म नहीं होती दूसरी चालू, दूसरी नहीं होती है तीसरी चालू। जैसे कि आजकल कहा जाता है कि पूरा बम्बई शहर जो है वो सीमेंट का जंगल बनता जा रहा है। लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो एक सकरी गली में फंस गई है। सकरी मतलब पतली सी गली में क्या हो गए, हम लोग फंस गए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब गली के बाहर नहीं तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। मतलब जब भी मैं बाहर देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है? दूसरे का मकान ही दिखता है,
और क्या दिखता है, तो सब गली में गंदगी है और बहुत ही क्या है, तंग गली, मतलब छोटी छोटी गलियां है, ऐसा दिखाई देता है। चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी हम लोग भी देखते हैं, मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाते नहीं देखती। मतलब क्या है कि घर में जो किधर भी देखो चिड़िया जो होती है वो घर के अंदर क्या करती है, छोटे छोटे नेस्ट बनाती है, वो भी दिखाई नहीं देता। उन्हें देखकर लगता मानो वे प्राकृतिक नहीं मतलब क्या है कि वो नेचर के रिलेट जो रहती है, मतलब सजीव नहीं है, मतलब क्या है, लिविंग बींग्स नहीं है, वो प्राकृतिक नहीं। रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं, मतलब क्या है, जैसे हम लोग खिलौने से खेलते हैं उसी तरह से वो पंछी लगते हैं। समझ में आया? ऐसे लगता ही नहीं है कि उनमें जीव है। जो शायद ही इधर उधर फुदक सकते हैं मतलब उड़ सकते हैं, या चू चू की आवाजें निकाल सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक की जो कोई भी खिलौना आता है वो दबाते हैं तो उसमें से आवाज निकलती है, उसी तरह से लेखक को उन चिड़ियों को देखकर लगता है। मैं ऐसी ही सकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से, उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। और मैं भी ये जो सारा वातावरण है, तंग गली है, उसमें पेड़ लगाने की जगह नहीं है, जहाँ पर पशु पक्षी तो है लेकिन लगता है खिलौने जैसे है, उनमें कोई जान ही नहीं है, तो इस तरह के गली से मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब क्या है कि मैं पर्यावरण को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आया? अभी आगे सही साहित्य। अभी सही साहित्य, साहित्य का मतलब क्या होता है, स अधिक आहित्य, बराबर। तो स का मतलब समाज और हित्य मतलब क्या है, समाज का हित। जिसमें समाज का हित लिखा हुआ रहता है उसे बोलते हैं साहित्य। समझ में आया? लिटरेचर। सही और संपूर्ण साहित्य वह है, मतलब एकदम अच्छा और संपूर्ण यानी एकदम परफेक्ट वही है जिसे हम दोनों आंखों से देखते हैं। मतलब क्या है कि हम लोग जो देखते हैं वही हम लोग पढ़ते हैं और वही हम लोग सीखते हैं, सिर्फ बाई या सिर्फ दाई आंख से नहीं। मतलब क्या है, सिर्फ देखने के लिए नहीं, तो उसे देखकर, उसे पढ़कर हम लोग क्या करते हैं, खुद को समझते हैं। उस साहित्य को, उस समाज को हम लोग समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। उसी साहित्य को सच्चा साहित्य माना जाता है। दो ही लाइन है लेकिन पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। सही साहित्य यानी समाज का सही वर्णन जो भी लेखक ने किया है, उसको पढ़ने के बाद हमारे अंदर क्या होना चाहिए, कुछ फीलिंग्स तो जगने ही चाहिए। किसके प्रति? तो समाज के प्रति। और इसीलिए उन्होंने ये बताया कि जिसे हम दोनों आंखें खुली रखकर देख सके, पढ़ सके और हमारे अंदर हम लोग क्या करने की कोशिश कर सके, उसको लाने की कोशिश कर सके। सिर्फ दाई और बाई आंख से नहीं। मतलब क्या है, सिर्फ देखा और छोड़ दिया, समाज में हो रही बुराइयों की तरफ सिर्फ देखते हैं लेकिन उसका हम लोग निवारण नहीं करते। इस तरह का साहित्य किसी भी काम का नहीं है। समझ में आया? अभी आगे देखो। जाने खुद को, मतलब क्या, खुद को समझो। देखो, बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचे। कभी कभी है ना, खुद के बारे में सोचो, आत्मचिंतन करो। कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। मेडिटेशन, इनसे दो फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या है। जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दम्भ रखते हैं, दम रखते हैं मतलब हिम्मत रखते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, मुझे पता है वो कैसा है, लेकिन आपको खुद को पता है कि आप कैसे हो? नहीं ना। इसीलिए उन्होंने बोला है आत्मचिंतन करो। दूसरे, हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी। और देखो, पहला क्या होगा कि हमें अपने बारे में समझेगा। दूसरे मतलब क्या है, दूसरा क्या होगा, दूसरा एडवांटेज क्या होगा,
हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी। मतलब क्या है कि हम लोग भी क्या कर सकेंगे, दूसरों के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश कर सकेंगे। जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं न सक्रिय हो पाते हैं। मतलब क्या है, जब दूसरा कोई आदमी हमारे साथ रहता है तो ना हम लोग अपने बारे में सोच सकते हैं, ना खुद को क्या दे सकते, टाइम दे सकते, ना खुद के बारे में जान सकते। जैसे कि एक फैमिली है बराबर, उसमें आपकी माँ है, वो बेचारी हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचती है, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरे घर में आने वाले सारे मेहमान, लेकिन उसमें खुद को उसको सोचने के लिए टाइम नहीं रहता है। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कभी खुद के लिए क्या करो, एक टाइम निकालो और खुद का परीक्षण करो। तो क्या होता है ना, संतुलित ढंग से जो हम लोग सोच नहीं पाते हैं, विचार नहीं कर पाते हैं ना दूसरों के बारे में, बड़ा बुरा कहते हैं उनके बारे में, तो उनके बारे में हम लोग सोचना शुरू करते हैं। दूसरों की सोच समझ में भी इतना ही भरोसा रखें जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है। मतलब क्या है, और ये सब कुछ जब हम लोग मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है कि हम लोग दूसरों के बारे में भी भरोसा रखना सीखते हैं, और जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है और उनके ऊपर भी हम लोग भरोसा करते हैं जितना हम अपने ऊपर भी करते हैं। बराबर, हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। हमेशा दूसरों के बारे में भी हमको पॉजिटिव थिंकिंग करने को आना चाहिए। दूसरा अन्य नहीं, अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं। वो जो हमारे घर में हमारे बच्चे, हमारा पति या जो भी कोई मेहमान आता है ना, वो हमारे जैसा ही है, हमसे कोई वो अलग या भिन्न नहीं है। ऐसा जब आप समझोगे तभी आप सारे लोगों को अपना मानोगे, तब तक नहीं। देखो बहुत सुंदर बताया है। पहले इसमें क्या है, दो फायदे। एक क्या है, हम स्वयं को क्या है समझने की कोशिश कर सकेंगे, और दूसरा क्या है, तो उस हस्तक्षेप से दूसरों की हम क्या करेंगे, रक्षा भी करेंगे, और संतुलित ढंग में से सोच पाते हैं, न सक्रिय हो पाते हैं। मतलब जो हम लोग उनके बारे में अच्छा नहीं सोच पाते हैं तो वो भी हम लोग सोचने लगते हैं। देखो, और उन्होंने बताया दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखे जिसमें हमें अपनी सोच समझ में है। और उससे और भी एक फायदा क्या होगा कि जितना हमको हमारे ऊपर भरोसा है ना, हम अपने आप दूसरों के ऊपर भी भरोसा करना शुरू कर देंगे। और दूसरा अन्य नहीं है, हमारे घर में रहने वाला कोई जो हम लोग बोलते हैं ना, ये तो क्या अपने बारे में ही सोचता है, ऐसा नहीं है। तो वो भी क्या है, हम लोग जब मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तब वो भी हमें अपने जैसे ही लगने लगते हैं, कोई अन्य या भिन्न नहीं लगता। इसीलिए उन्होंने बोला है कि जाने खुद को, पहले खुद को समझो तो ही आप आपके घर में, आपके आजू बाजू में रहने वाले सारे लोगों को समझ पाओगे। आगे, सिर्फ मनुष्य होते। देखो बहुत सुंदर दिया है। हाँ, कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ लोग वाघ, भेड़िए, लकड़बंगे यानी भेड़िए जैसा ही एक पशु होता है, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोचर, गोजर यानी कान खजूरा जो कान में जाता है, वगैरह की तरह होते हैं। और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। मतलब क्या है ना, इंसानों में ही हम लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो क्या, ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, आप भी बोलता है और अब भी झूठ भी बोलता है, ऐसा। तो हम लोग बोलते हैं ना कि अरे इससे तो बच के रहना चाहिए, बिच्छू कैसे डंक मारता है ऐसे ही ये मारता है, बराबर। तो हम लोग किसी आदमी को वो पर्टिकुलर जानवर से कंपेयर करते हैं। तो कभी कभी क्या बोलते हैं, अरे इसका स्वभाव तो एकदम तितली जैसा है, कभी हाँ बोलेगी कभी ना बोलेगी, या फिर ये तो बहुत गाय जैसे स्वभाव का है। मतलब क्या, बहुत सादा सीधा सिंपल इंसान है। ऐसा क्या है ना, हम हर एक आदमी को हर एक पशु के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। आगे उन्होंने देखो क्या बोला है, ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, या सारी गाय केवल गाय होती है और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य क्यों नहीं होते। मतलब क्या है, अगर बाघ है तो हम लोग बोलते हैं ना कि अगर 100 बाघ भी आएंगे तो हम लोग बोलते हैं ना क्या है, ये बाघ है।
हम लोग ऐसे बोलते हैं क्या कि इसमें ये बाघ गाय की तरह है, ये बाघ बिच्छू की तरह है, नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनका नेचर एक जैसा होता है। वैसे ही मनुष्य को मनुष्य क्यों नहीं बोला जा सकता, उनको हम लोग क्यों अलग अलग प्रकृति के साथ मैच करते रहते हैं कि ये तो क्या है, ये तो सांप की तरह है, कभी उलट कर डंक मारेगा पता भी नहीं चलेगा, ऐसा उनके बारे में हम लोग क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे लेखक ने हमें यही बताने की कोशिश की है कि हम लोग मनुष्य है तो हमें मनुष्य की तरह ही क्या करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए। आदमी आदमी की तरह हो तो ही अच्छा लगता है, ऐसा यहाँ पे लेखक ने हमें कहने की कोशिश की है। समझा? अभी आगे, लुका छिपाकर जीना। मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। चीज़ों को लुपा छिपाकर, बातों और व्यवहारों को रचा बसाकर जीना सख्त नापसंद है। उन्हें कभी कभी लोगों को देखो आदत होती है कि पैसा बहुत कम होता है लेकिन फिर भी मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ऐसे बोलने की आदत होती है। तो लेखक को ये पसंद नहीं है। आप जैसे हो, जिस परिस्थिति में हो, वैसे ही लोगों को कहना चाहिए। वह नापसंद है वह चारित्रिक बेईमानी है। जब आप किसी से झूठ बोलते हो तो अपने चारित्र के साथ क्या करते हो, खिलवाड़ करते हो, जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। कोई कोई लोग बोलता है ये तो बहुत स्मार्ट है, कभी भी अपनी परिस्थिति बराबर से बताता नहीं है। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कहीं लोग हमारे असलियत को न जाने। कभी कभी लोगों को डर भी लगता है कि अगर हमने उसको असलियत बता दी तो वो हमारे साथ नहीं रहेगा। जैसे कि तुम लोगों का ये रहता है, बचपन में ऐसा व्यवहार रहता है कि सारे बच्चों के पास सब कुछ चीज़ें होती है क्या, नहीं होती। फिर भी वो पहला कोई बच्चा गरीब होता है तो वो बोलता है नहीं नहीं मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि उसको डर लगता है कि उसके जो सारे इतने सारे ये जो सहेलियाँ है या उसके मित्र है वो शायद उसके पास ये नहीं है या वो गरीब है, इसीलिए उसको छोड़कर चले जाए। समझ में आया? मनुष्य को हमेशा यही डर रहता है कि कोई दूसरा जो है वो हमें हमारे परिस्थिति की वजह से छोड़कर चला न जाए। लेकिन लेखक ने क्या बताया, आखिर वह असलियत इतनी गंदी और दूर तो क्यों हो कि उसे छिपाने की जरूरत पड़े। लेखक वही बोलता है कि आप अपने आप को बहुत कम मत समझो कि हमारी परिस्थिति की वजह से हमें कोई छोड़कर चला जाए। आप जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि एक ना एक दिन सामने वाले को पता चलना ही है कि आप कैसे फैमिली से बिलोंग करते हो। समझ में आया? इसीलिए लुका छिपाकर जीना मतलब किसी से भी अपना जीवन जो है वो छिपाकर जीने की जरूरत नहीं है। जीने का अर्थ देखो बहुत सुंदर है। हाँ, बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन में कुछ कम वर्ष बचे हैं। यह तथ्य तो जीवन के किसी भी खंड पर लागू हो सकता है। खंड यानी क्या? पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर स्टेप। बचपन यानी हम लोग जो छोटेपन होता है वो, यौवन यानी जवानी, और बुढ़ापा यानी वृद्ध। खास बात है जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित और चैतन्य हूँ, चैतन्य यानी जिंदा दिल हूँ, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। देखो उन्होंने कितना सुंदर लिखा है कि जो भी वर्ष बचे हैं वो मैं क्या करना चाहता हूँ, जिंदा दिली से बिताना चाहता हूँ। जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ मतलब मैं जितना भी जिया मैंने जिंदगी को क्या दिया, या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, या मैंने जिंदगी से क्या पाया, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। मतलब जीवन में ऐसा कुछ काम किया क्या मैंने कि जिसकी वजह से सारे लोग खुश हैं। बराबर? लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। साहित्यिक चेष्टा मतलब क्या है कि मैंने जो भी अभी तक कमाया, और जीवन चेष्टा मतलब अभी तक का मैंने जितना भी लाइफ जिया। बराबर? इसको अविभाज्य मतलब मैंने उसको अलग अलग रखा है कि मैंने जीवन में कितना पैसा कमाया और मैंने जीवन में कितनी खुशियाँ कमाई, ये मैंने अभी तक अलग अलग रखा है। क्यों? क्योंकि खुशी बहुत अच्छी होती है,
पैसा कमाते समय कभी कभी किसी दूसरे को मैंने दुख भी दिया रहता है। इसीलिए लेखक क्या कहता है कि मैंने ये दो भाग को अलग रखा है। आगे देखो, 75 का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं। आदमी का ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ 100 ईयर्स रहता है, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया, लेकिन जीना तो चालू है, हर सांस मेरी चालू है। यह एहसास कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ। देखो कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, अरे आज तो बार बार बच गया, क्रॉस करते समय, या गाड़ी कभी कभी एकदम बाजू से चली जाती है, या और भी किसी इंसिडेंट्स में हम लोग ऐसा बोलते हैं। तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए। अंडरलाइन करके रखो, सार्थकता से अपने लिए या दूसरों के लिए, कि जीवन आप कैसे जीते हो, खुद के लिए जीते हो या सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए अभी तक जिया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप जीवन कैसे जीते हो। अभी दिल्ली में रहना, दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। अभी ये लेखक ने कहाँ का वर्णन किया होगा, ऑब्वियसली दिल्ली शहर का। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस में कैसे लोग होते हैं, एक डिब्बा होता है, कोई लोग बैठे हुए रहते हैं, कोई लोग खड़े रहते हैं, कोई एक दूसरे को धक्का मारते हैं, सब कुछ चलता है, बराबर। सवारियों से लंदफन, मतलब क्या, बहुत ही क्राउड, लंदफन, हर वक्त चलायमान। बस कभी देखो 1 मिनट के लिए रुकती है, वापस बेचारी चलती है, फिर रुकती है, फिर चलती है, बराबर। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पाँव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। मतलब क्या उन्होंने बताया है कि जो हम लोग डोरमैट होती है उसके ऊपर कैसे हम लोग पाँव रखते हैं, उस तरह से ही उन्होंने क्या बताया, देखो पायदान बराबर मतलब इतना पायदान कैसे छोटा होता है, उतना ही छोटा सा कमरा समझो, उन्होंने ऐसे बोला है। 2 पाँव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ, मतलब किसी तरह से उस कमरे को हासिल करो और लटके रहो उम्र भर। मतलब क्या है, उसके लिए ही जिंदगी भर जीते रहो। मतलब क्या है कि उस घर में आना है, उस घर के लिए ही जीना है, उस घर को कभी पेंट करवाना है, उस घर को कभी रिनोवेट करवाना है, उस घर में मेरे बच्चे हैं, उस घर में मेरी बीबी है, उस घर में मुझे जाकर खाना खाना है, सब कुछ उस घर के लिए। समझ में आया? वो घर के लिए ही इंसान जीता है, खुद के लिए बहुत कम जीता है। ओके, जिंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। मतलब क्या है, कभी बुढ़ापा आएगा इस पूरे यहाँ जहान में पता भी नहीं चलता है, और फिर हम लोग गिर पड़े, मतलब क्या है कि फिर एक जगह पे बैठ जाओ। समझ में आया? जिंदगी जब तक है चलती रहती है, तो हम लोग चलाते ही रहते, सोचते ही नहीं है कि चलो बाबा आज थोड़ा हम लोग क्या करें, बैठ जाए या जरा सुकून की जिंदगी जी ले। ऐसा कभी अपने बारे में सोचते नहीं है। ओके, बहाने निकालना, ये देखो ये तो आपके लिए है। जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। अगर हमें पढ़ाई करनी है तो करनी ही है, हम लोग कैसे भी करते हैं। जब एग्ज़ाम पास आता है तो हम लोग रात को 2 बजे 3 बजे भी जाग कर पढ़ाई करते हैं, सुबह 7 बजे उठकर पेपर के लिए चले जाते हैं, तभी वो थकान नहीं महसूस होती है। लेकिन जब टीचर या माँ बाप बोलते हैं कि अरे आज तुझे पढ़ना है, तब हम लोग 10 बहाने बता देते हैं। अरे आज तो सुबह स्कूल गया था, फिर ये ट्यूशन में गया था, फिर वो ट्यूशन में गया था, अब मैं थक गया हूँ। तो मतलब क्या है, इंसान को करना है तो वो बराबर करता है, और नहीं करना है तो वो बिल्कुल नहीं करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो बहाने बनाने नहीं चाहिए। अपने से बहस, खुद से बहस दूसरों से नहीं, अपने से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है, बराबर ना। दूसरों को सिर्फ सुनाना चाहिए, दूसरों से बहस से केवल झगड़ा ही हाथ लगता है। अगर आपकी गलती है ना, तो शांतपूर्ण वातावरण में जाओ और उसके ऊपर विचार करो कि सच में आज मैंने जो झगड़ा किया, क्या वो आदमी की गलती थी या मेरी गलती थी। अगर आप जब ऐसा सोचने लगोगे तो आपको हमेशा अपने लिए आप क्या ढूंढ सकोगे, सुकून ढूंढ सकोगे। क्योंकि जब आप दूसरों से कोई शिकायत करते हैं ना, तो झगड़ा ही होने वाला है और कुछ नहीं। ध्यान में आया? तो अपने से बहस, यानी खुद को पहले आप क्या करो, क्वेश्चन पूछो,
खुद को टटोलो कि मैं सही हूँ या नहीं, और उसके बाद ही आप दूसरे के पास जाओ तो आप झगड़ा नहीं करोगे। चीज़ों की गुलामी, ये तो बहुत सुंदर है। देखो, कुछ दिन पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपयों में खरीदा है। आजकल उसकी गुलामी में हूँ। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा। फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। देखो, उन्होंने यहाँ पे चीज़ों की गुलामी क्यों बोला है। हम लोग है ना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें घर पर लाते हैं, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें लेकर आते हैं। कभी बहुत बड़ा होम थिएटर लेकर आते हैं, कभी आईफोन लेकर आते हैं। तो वैसे ही लेखक ने क्या लेकर आए, तो कंप्यूटर लेकर आए, बराबर। यहाँ पे हम जो भी चीज़ लेकर आते हैं ना, उस चीज़ को बहुत संभालना पड़ता है। उसको हमसे भी ज़्यादा हम उसको टाइम देते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली उसकी गुलामी करते हैं, बराबर, कि वो खराब ना हो जाए, उसे हाथ से हमारे हाथ से वो गिर ना जाए, या फिर वो कोई चोरी कर लेकर ना जाए। अगर आईफोन है तो बार बार हम लोग चेक करते हैं, अरे मेरा फ़ोन है ना, अरे मेरा फ़ोन है ना। मतलब क्या कि हम लोग उस चीज़ के गुलाम बन जाते हैं, हमारी आज़ादी कहीं खो जाती है। समझ में आया। उसी तरह से जब उन्होंने कंप्यूटर लेकर आया तो उन्होंने क्या बोला है, देखो पहले लाइन में, कंप्यूटर ने मुझे 40,000 में खरीदा, मैंने उसे 40,000 में नहीं खरीदा। एक बार हम लोग लेकर आ जाते, फिर वो चीज़ हमें खरीद लेती है कि चल मैं अब तेरे घर पे आ गया हूँ, अब तुझे मेरी सेवा करनी है। नहीं तो क्या होगा, तेरे 40,000 रुपये डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि तू मेरी सेवा नहीं करेगा तो मैं खराब हो जाऊंगा और तुझे जो सर्विस चाहिए वो नहीं मिलेगी। समझ में आया। और ये यहाँ पर दिया है। इसके पहले, कंप्यूटर से पहले उसने क्या किया, एक मोटर ने मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है, उसकी सेवा में भी हूँ। मोटर है मतलब गाड़ी है, कम से कम 5-6 लाख की होगी, तो उसको भी पेट्रोल पिलाना पड़ता है, उसकी सेवा करने के लिए एक आदमी रखना पड़ता है, पोंछने के लिए, उसकी अच्छाई के लिए, बराबर, उसका मेंटेनेंस रखना पड़ता है। तो क्या है, हम लोग चीज़ तो लेकर आते हैं लेकिन बाद में उसके ही सर्वेंट बन जाते हैं। दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। जैसे हम लोग हैं, बराबर, आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है, गुलामी करना करवाना उसके स्वभाव में है। बहुत साल पहले हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे, वो जैसे बोलते थे वैसे हम लोग करते हैं। आज हम लोग किसके गुलाम हैं, तो चीज़ों के, बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें जो लेकर आते हैं उनके गुलाम हैं। सिर्फ तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। सिर्फ और सिर्फ अभी क्या है, एक तरीका बदला है कि आज हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं और खुद ही उसके गुलाम बन जाते हैं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। जैसे मैंने अंग्रेज़ों का एग्जाम्पल दिया, अब हर चीज़ के दर्जनों गुलाम है। मतलब हर एक के पास आजकल फ़ोन है, हर कोई उस फ़ोन का गुलाम है, बराबर। अगर वो फ़ोन नहीं चला तो हम लोग एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम लोग फ़ोन नहीं कर पाए तो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई मैसेज नहीं आया तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, बराबर। अगर चार्जिंग नहीं हुआ तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखो, एक फ़ोन अपने को कितना डिस्टर्ब करता है लाइफ में। इसी तरह से हर एक चीज़ अपने को डिस्टर्ब करती है। हर एक चीज़ के हम लोग क्या बनते जा रहे हैं, आजकल गुलाम बनते जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर लेसन है। हर एक पैराग्राफ में से हम लोग समाज के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं, इस तरह से ये डायरी लिखी गई है। ओके, अभी इसके पीछे शब्द संसार है। सकरी यानी पतली, गोजर यानी कान खजूरा, लकड़बंगा यानी भेड़िए की जाति का एक पशु, और चलायमान यानी चंचल। बाकी जो स्वाध्याय है वो हम लोग बाद में देख लेंगे। ओके।